good evening to one and all watching us live on Facebook, and a special welcome to the Kidney Warrior Foundation committee members. It's indeed a great pleasure, as always, to welcome you all to the Warriors Journal episode 3. But today is an interesting episode because we have with us a very, very special person who shared his knowledge on a very specific yet such a relevant topic that is a part of our lives. And to join me to interview Dr. Amit, who's at the Apollo Hospitals, Navi Mumbai, is Harshit, who's also a fellow member of the Kidney Warrior Foundation. Well, a little brief, and it's such a pleasure to co-host this event with you, Harshit. You Same here, Marian. A transplant patient yourself, I think about 7 years back. Yeah. You look good, not good, I think you look great. And he is a writer. And right. Consultancy, and today he's going to be taking us on a beautiful journey of sharing this knowledge that we all couldn't wait to hear. So ladies and gentlemen, boys and girls, wherever you are this evening, sit back, relaxed as me, or if you're watching this on your mobile phone, please put your hands together for a super hand of applause for these two beautiful gentlemen that I'm privileged to be with this evening. May I request you to please take over. Thank you so much, Marian. Thank you so much for this. So yeah, as you rightly said, we are really happy to have Dr. Amit with us today for two reasons. एक तो आज का जो सबसे पहले टॉपिक हम जो कवर कर रहे हैं HLA एंड एंटीबॉडी, एज ए ट्रांसप्लांट पेशेंट ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मुझे भी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, जबकि दिस इज समथिंग दैट रियली इम्पैक्ट्स ऑल ऑफ आवर लाइव्स, है ना। वो एक ऐसा इम्पैक्ट है जो कभी पता भी नहीं चलता कि कैसा इम्पैक्ट होगा उसका। सो थैंक यू डॉक्टर अमित, आज आपने हमें ज्वाइन किया है एंड हम सब मिलके कोशिश करेंगे कि जिन लोगों को इसके बारे में पता है, जिन लोगों को इसके बारे में कुछ क्वेरीज हैं, वो क्वेश्चंस आंसर हो, और जिन लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, दे गेट टू नो मोर अबाउट HLA एंड एंटीबॉडी। ओवर टू यू डॉक्टर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बड़ा धन्यवाद, मुझे इस शो पे आपने बुलाया और कुछ मेरी तरफ से जानकारी किसी को अगर फ़ायदा मिलता है बताने की एक अपॉर्चुनिटी आपने मुझे दी है। तो मुझे टॉपिक है जो बताया गया है वो है HLA और एंटीबॉडीज़ के बारे में। तो मैं पहले तो मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि मेरा प्रेजेंटेशन सबको दिखाई दे। क्या मेरा प्रेजेंटेशन दिख रहा है सबको? यस डॉक्टर। ओके, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबई में एक किडनी स्पेशलिस्ट और ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट करके काम कर रहा हूं, और किडनी वॉरियर का शायद ये फर्स्ट हिंदी वाला एपिसोड है। मुझे मालूम है कुछ दर्शक रहेंगे जिनको इंग्लिश ज़्यादा पसंद आए, बट काफ़ी लोगों को हिंदी भी समझ आती है, तो मैं हिंदी में सबको बताऊंगा। लेकिन अगर किसी को कुछ चीज़ें नहीं समझी तो मेरा प्रेजेंटेशन पढ़ के आप समझ पाएंगे, क्योंकि प्रेजेंटेशन इंग्लिश में है। हिंदी बैकग्राउंड कमेंट्री थोड़ा स्लाइड्स डिस्क्राइब करने में आसान बनाता है, बट पार्ट हिंदी पार्ट इंग्लिश भी मैं कर पाऊंगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फर्स्ट जो टॉपिक है मुझे दिया गया, जैसे मैंने बोला, HLA मैच एंड एंटीबॉडीज। और जैसे आप देख पा रहे हैं, HLA मैच मेकिंग एंड एंटीबॉडीज पे थोड़ा बात करेंगे। मैंने जैसे बोला आपको कि मैच जो है वो, उसमें मैच मेकिंग एक प्रोसेस होता है, और ये मैच मेकिंग हम सुनते हैं शादी के बारे में, राइट। तो मैच मेकिंग शादी में होती है, जैसे किसी विवाह मंडल में होती है, लड़का लड़की की मैच मेकिंग, यू नो। तो मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक जाके फिर टॉपिक पे आऊंगा, और मैं पहले थोड़ा बात करना चाहूंगा मैच मेकिंग के बारे में, और आपको फिर पता चलेगा ये मैच मेकिंग कैसे जरूरी है और इसका HLA के साथ क्या संबंध है। तो आप जानते हैं कि शादी करना कोई आसान बात नहीं है। जिनकी शादी हुई उनको मालूम है शादी होना और करना में बहुत फर्क है। शादी करते समय बहुत सारी चीजें जो है आप देखते हैं कोऑर्डिनेट करनी चाहिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है एक लड़का और एक लड़की दोनों राजी होने चाहिए, और शायद दोनों में प्यार भी होना चाहिए। पहले जमाने में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, अरेंज मैरिज कर देते थे मम्मी डैडी, आजकल शायद मोस्ट ऑफ द टाइम्स लव मैरिज हो जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि लड़का और लड़की मैच मतलब शादी के लिए जरूरी है, और उन दोनों में रजामंदी होनी जरूरी है। अगर कोई विलिंग नहीं है तो शादी नहीं हो सकती, करेक्ट। लेकिन जैसे खासकर हिंदू शास्त्रों में शादी करने के पहले कुछ कुंडली जांच की जाती है।
शायद आज के जमाने में वो हो ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी भी भारत के अंदरूनी शहरों में, मेन शहरों के बाहर अभी भी, और शायद इवन इन मेन सिटीज आप देखेंगे तो कुंडली मैचिंग जरूर होती है। और ये माना जाता है कि वैदिक शास्त्र में कि अगर मैचिंग नहीं करेंगे तो फिर शादी कैसे हो, आगे उनमें क्या हो, लड़का लड़की में शादी अच्छे से रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, इसकी थोड़ी जानकारी इस मैचिंग से कर पाते हैं। तो कुंडली मैचिंग में क्या देखते हैं कि हम देखते हैं लड़का और लड़की में कंपैटिबिलिटी कितनी है, यानी क्या ये शादी एक दूसरे से कर सकते हैं, क्या ये शादी करने के बाद एक दूसरे के साथ ठीक से रह सकते हैं, क्या उनकी घर गृहस्थी परिवार आगे अच्छा रहेगा, क्या ये सुखी शादी रहेगी। ये सब चीजें कुछ शास्त्रों से, कुंडली से पता करते हैं। और बोला जाता है कि ये कुंडली में 36 गुण देखे जाते हैं, और जितने ज्यादा गुण मैच हो उतनी बढ़िया शादी, उतनी खुशी वाली शादी होगी। ऐसे पंडित बोलते हैं कि अगर 36 गुण मैच हो गए तो इनकी तो बहुत अच्छी राम और लक्ष्मण, नहीं, राम और सीता की जोड़ी हो गई, और इतनी अच्छी मैच हो ही नहीं सकती, हमेशा खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे। करेक्ट। और इन शास्त्रों में जो मैचिंग होती है 8 गुणों की मैचिंग होती है, और ये 8 गुण में से कुछ गुण बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखेंगे ये 8 गुण है, यहाँ पे लिखा है योनि, गण, भग, भकुत और नाड़ी और ये सब, लेकिन ये जो वर्ण गुण है उसको 1 पॉइंट मिलता है, जबकि नाड़ी को 8 पॉइंट मिलते हैं, बाकी को 7 पॉइंट मिलते हैं। यानी 8 गुण की मैचिंग करनी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कुछ जो गुण है जैसे नाड़ी, भाकुत और ये सब, इनकी ज्यादा महत्व है इस मैचिंग में। तो समझो मेरा वर्ण, वैश्य, तारा मैच हो गया, तो भी उसके अगेंस्ट एक भाकुत भी मैच हो गया तो मुझे 7 पॉइंट्स मिल जाते हैं, मेरे 7 गुण मिल जाते हैं। तो 3 मैच, 1 मैच, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये गुण मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये ट्रांसप्लांट से इसका कोई ताल्लुकात नहीं है, ऐसे नहीं है, एक्चुअली इसका बहुत बड़ा ताल्लुकात है। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ट्रांसप्लांट में ये जो गुण मैचिंग है वो अपने एचएलए मैचिंग जैसे है। सो ट्रांसप्लांट में जब आप एचएलए मैचिंग की बात करते हैं डॉक्टर से, तो बेसिकली डॉक्टर देख रहा है कि आपकी शादी करानी है, यानी ट्रांसप्लांट कराना है, उसमें लड़का और लड़की राजी चाहिए, इसमें रेसिपिएंट और डोनर चाहिए, दोनों में कुंडली मिलनी चाहिए, यानी दोनों के एचएलए मिलने चाहिए, और ये एचएलए कितने मिलते हैं, कौन से मिलते हैं, ये बहुत जरूरी है। जैसे उसमें 36 गुण होते हैं, वैसे हमारे पास 12 एचएलए होते हैं, और ये जितना ज्यादा मैच हो उतना बढ़िया ट्रांसप्लांट आपका होगा, उतना लेस रिस्क ऑफ रिजेक्शन आपका होगा, उतनी बढ़िया सर्जरी के बाद आपकी लाइफ रहेगी, और कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम आने के चांसेस है। करेक्ट। तो मैं थोड़ा अभी एचएलए और गुण का इंपॉर्टेंस समझ गया आपको, तो मैं आगे बढ़ू कि अभी ये जो कुंडली शास्त्र था उसमें हमको क्या पता चला, जितने ज्यादा गुण मैच उतना सुखी ना, उतनी सुखी शादी। तो एचएलए में जितना एचएलए मैच उतना ट्रांसप्लांट में आराम से रिजेक्शन के बिना आपका ट्रांसप्लांट रहेगा, ट्रांसप्लांट लंबा चलेगा। और दूसरी बात जो कुंडली शास्त्र ने हमको बताई है कि कुछ गुण अधिक इंपॉर्टेंट होते हैं दूसरों गुणों से। करेक्ट। तो एचएलए में भी हमारे पास 12 गुण होते हैं, 12 एचएलए टाइप्स होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो हम खासकर देखते हैं। हम चाहते हैं कि 12 के 12 देख ले, लेकिन 12 के 12 टेस्टिंग करने में मर्यादा है क्योंकि कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है, लेकिन इसके लिए हम फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को देखते हैं। अब थोड़ा एचएलए के बारे में बताऊं आपको। एचएलए क्या है? एचएलए जो मार्कर्स है, ये जो, एक सेकेंड ना, मैं, हाँ, करेक्ट। तो ये एचएलए जो है ये अपने सेल के ऊपर कुछ प्रोटीन्स है, और ये प्रोटीन्स जो है वो आपको और मुझे, आपके और मेरे माता पिता से आते हैं, और वो मेरे साथ मेरे भाई बहनों को भी आते हैं। तो शॉर्ट में बोलूं तो ये ऐसी चीजें हैं जो आपको और आपके भाई बहनों को आपके माता और पिता से मिलती है, और इसी के कारण भाई बहनों में, क्योंकि सेम माता पिता होते हैं, ये एचएलए जो है वो शेयर हो जाते हैं। तो पैटर्न ऑफ एचएलए शायद भाई बहनों में कभी कभी कॉमन हो सकते हैं। और ये एचएलए जो है 2 टाइप के होते हैं। एक मैंने बताया क्लास 1, क्लास 2। क्लास 1 में ग्रुप होता है ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, और क्लास 2 में ग्रुप होता है डीआर, डीपी और डीक्यू। तो ये जो क्लास 1 में 3 है, क्लास 2 में 3 है। इस ए में कुछ 2 गुण होते हैं, बी में कुछ 2 गुण होते हैं, सी में 2 गुण, डीआर, डीपी, डीक्यू में 2 गुण, ऐसे करके टोटल 12 गुण हम मैच करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे मैंने बोला सब टेस्ट करना डिफिकल्ट है,
और दूसरी बात कुछ गुण ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम देखते हैं ज्यादातर ए गुण, बी गुण और डी आर गुण। तो दोनों, दो ए के, दो बी के और दो डी आर के मिलके हो जाते हैं 6 गुण, करेक्ट। तो ये जो HLA है, ये है क्या? प्रोटीन है, आपको माता पिता से मिलते हैं, लेकिन है क्या? अभी आप एक सिस्टम समझ लीजिए HLA का क्या होता है। आपके बॉडी में एक डिफेंस सिस्टम है, और ये डिफेंस सिस्टम आपको प्रोटेक्शन देता है बाहर से आने वाली चीजों से, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस जो शरीर में आते हैं, उसको आइडेंटिफाई करके उसके अगेंस्ट अटैक माउंट करना, ये इस डिफेंस सिस्टम का काम है। तो ये इसको किस तरह से पता चलता है कि उसके शरीर में कोई फॉरेन बॉडी आ गई है? ये फॉरेन बॉडी जो आने की जो सिस्टम है, वो पता चलता है उसको HLA से। HLA जो है सेल सरफेस के ऊपर प्रोटीन है, और ये इम्यून सिस्टम के पास पूरा डेटाबेस होता है कि मेरे शरीर में, मेरे सेल के ऊपर किस किस प्रकार के HLA है। और ये पूरा डेटाबेस उसके पास होने के कारण वो अपने HLA को पहचानता है। लेकिन जब बाहर से कोई बैक्टीरिया आता है, बाहर से कोई वायरस आता है, फंगस आता है, या बाहर से कोई किडनी आती है एग्जाम्पल के लिए, तो उसके ऊपर जो HLAs होते हैं वो किसी और के होते हैं। और ये जो डिफेंस सिस्टम है, इसको तुरंत पहचान लेता है, और ये अपने डेटाबेस से मैच करता है, और ये उसको पता चल जाता है कि ये तो मेरे सिस्टम के तो मैच नहीं हो रहे हैं, तो ये बाहर से आए हुए हैं। और बाय डिफॉल्ट उसका रिस्पॉन्स रहता है उसके अगेंस्ट अटैक करना और उसको मार देना। जब किडनी के बारे में हम बात करेंगे, तो जब किडनी बाहर से आती है और HLA, जब बॉडी ये डिफेंस सिस्टम आइडेंटिफाई करता है, तो उसको पता चलता है ये HLA तो मेरे नहीं है, शायद कुछ मेरे हैं, लेकिन 12 में से कुछ मेरे हैं, 6 में से कुछ मेरे हैं, लेकिन कुछ मेरे नहीं है। और क्योंकि ये पूरे मैच नहीं होते हैं, वो उसके जो अपने हैं उसके छोड़ के जो बचे हुए हैं उनके अगेंस्ट एक रिस्पॉन्स माउंट करता है और उनको मारने की कोशिश करता है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिजेक्शन। और ये रिजेक्शन, ये ट्रांसप्लांट प्रोसेस सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिसको रिजेक्शन नहीं होता वो आराम से किडनी सालों तक चला सकता है, और जिसको रिजेक्शन होता है उसको ये किडनी इमीडिएट खोने का डर भी रहता है। और ये रिजेक्शन इसीलिए होता है क्योंकि HLA पूरी तरह से मैच होते नहीं है। और हर बार या ऑलमोस्ट हर ट्रांसप्लांट में किसी का भी HLA 100% मैच होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो एक तरह से ये एक पुलिसमैन सिस्टम है बॉडी के अंदर, जो किसी भी बाहर आने वाली से अंदर आने वाली चीजों को हमेशा पकड़ के मारेगा, कोई भी चीज हो। ये सिस्टम को ये नहीं पता चलता कि ये किडनी इस शरीर में फायदे का काम करेगी। उसके लिए सिर्फ एक ही मापदंड है, ये मेरा है या मेरा नहीं है, और अगर ये मेरा नहीं है तो मैं उसको मारूंगा। और ट्रांसप्लांट प्रक्रिया में यही जो मारने की प्रक्रिया है, उसको हम दवाइयों से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और जब हम उसको सक्सेसफुली कंट्रोल करते हैं, तो हम एक सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट दे पाते हैं और रिजेक्शन प्रिवेंट कर पाते हैं। तो आपको ये HLA कहाँ से आता है? जैसे मैंने बोला आपके माता और पिता से आते हैं। तो जैसे ये स्लाइड में आप समझ लीजिए, एक पिताजी है, एक माताजी है। पिताजी के पास ये HLA, हम बताएंगे कि उनके पास C और D करके 2 HLA जीन्स है। माता के पास A और B करके 2 जीन्स है। अगर आप देखेंगे इनके 4 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं। तो पहले जो है वो स्क्वायर में है बच्चे, पहला जो बच्चा है ये, उसके पास समझो मम्मी से A आया है, तो पापा से C आया है, और ऐसे ये बच्चा बन गया है, करेक्ट। ये दूसरा जो बच्चा है उसको मम्मी से फिर A आया है और पापा से अभी D आया है, करेक्ट। तीसरा जो बच्चा है उसको मम्मी से B आया, पापा से C आया। चौथे बच्चे को मम्मी से B आया, पापा से D आया। अभी ये चारों बच्चे, कोई भी एक बच्चा लीजिए, ये आइदर मम्मी या डैडी से 50% मैच होगा ही होगा। कैसे? देखिए, ये बच्चा लीजिए A और C, तो इसको A मम्मी से आया है, C पापा से आया है, तो 2 में से एक पापा से, एक मम्मी से, एक पापा एक मम्मी, एक पापा एक मम्मी, एक पापा एक मम्मी। तो ये चारों जो बच्चे हैं, क्योंकि मम्मी और पापा से बने, आधे मम्मी के आधे पापा से बने हैं, तो वो कभी भी मम्मी से किडनी लेंगे तो 50% मैच होगा, पापा से किडनी लेंगे तो भी 50% मैच होगा। तो 50% मैच तो डेफिनेटली होगा। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये बेस्ट मैच होता है, क्योंकि
ए और बी मम्मी से आ नहीं सकते और सी और डी मम्मी से आ नहीं सकते, तो मम्मी और पापा से तो आप पूरा मैच हो ही नहीं सकते हो, क्योंकि आप पापा के कुछ पार्ट से बने हो और मामा के कुछ पार्ट से बने हो, तो मम्मी और पापा तो आपके पूरे मैच हो ही नहीं सकते। अभी ये बच्चों के बीच में देखते हैं, अभी अगर ये बच्चे को ट्रांसप्लांट की जरूरत है, ठीक है, तो पापा से भी ले सकता है 50% मैच, मम्मी से भी ले सकता है 50% मैच, लेकिन अगर इस भाई बहन ने उसको देने की कोशिश की तो ये ए और ए मैच होता है, तो ये भी 50% मैच है। इसने देने की कोशिश की बी और सी, ए और डी, तो ये बिल्कुल मैच नहीं है, तो ये इसको ट्रांसप्लांट किडनी दे नहीं सकता। ओके, लीगल मतलब जो इनहेरिटेंस और लॉ एचएलए के मुकाबले ये दे नहीं सकता। और ये जो बी और डी देखेंगे तो ये डी मैच है, तो 50% मैच है, तो ये दे सकते हैं, करेक्ट। अभी मैंने इनके बारे में बोला कि ये दे नहीं सकते, ऐसा नहीं है कि दे नहीं सकते, ये देंगे तो ये 0 मैच होगा, बाकी कोई भी देगा तो कम से कम 1 मैच होगा, करेक्ट। अभी ये बी और डी में से ये डी मैच है, बी तो है नहीं, और ए और सी में से ए मैच है, तो 1 मैच मतलब 50% तो मैच हो गया, करेक्ट। तो ये बेस्ट केस सिनेरियो है कि कोई भी इसमें से देगा 1 2 3 और 4, तो 50% मैच है, और ये भाई साहब तो बिल्कुल इनको दे नहीं सकते, क्योंकि 0 मैच है। 0 मैच होने के बावजूद दे सकते हैं, लेकिन मैचिंग नहीं है कुछ, तो जैसे मैंने बोला कम मैचिंग तो ज्यादा रिस्क, क्योंकि ये बी और सी इसके शरीर में जाएंगे तो इसका डिफेंस सिस्टम बोलेगा ये मेरे नहीं है, और इनकी तरफ अटैक करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर इनको पांचवा बच्चा है, समझो ये अगर पांचवा बच्चा है और उसके पास फिर ए और डी पापा से आ गया, करेक्ट, तो अगर ये पांचवा बच्चा इसको देना चाहे तो क्या हो जाएगा, देखिए ए डी, तो ये तो पूरा मैच हो गया, करेक्ट। तो ए और डी जब पूरा मैच होता है, ऐसे कुछ सिचुएशंस में होता है कि भाई या बहनें पूरी मैच हो सकती है, बहुत रेयर सिचुएशंस होती है, लेकिन पूरी मैच हो सकती है, क्योंकि ये जो मम्मी और डैडी से जो एक उनका जो एम्ब्रियो बनता है, एक एम्ब्रियो, वो फिर कभी कभी मम्मी के अंदर उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं, तो सेम जेनेटिक मटेरियल से वो 2 टुकड़े बन जाते हैं, इसीलिए वो जेनेटिक पूरे मैच होते हैं। तो इसको हम 100% अच्छे से ट्रांसप्लांट कर सकते हैं बिना ज्यादा झिझक के, क्योंकि एचएलए मैच 100% है, और हम इनको बोलते हैं ये एचएलए आइडेंटिकल है। आर दीज ट्विंस, ये ट्विंस के लिए होता है, ट्विंस हैं ये? करेक्ट, तो ट्विंस में भी 2 टाइप के ट्विंस होते हैं, जो एक ही एम्ब्रियो के स्प्लिट पार्ट से, और कभी कभी ऐसा होता है कि 2 अलग अलग स्पर्म के 2 अलग अलग एम्ब्रियो बनते हैं, तो उस केस में ये अलग अलग जेनेटिक मटेरियल है, अलग 2 अलग स्पर्म से 2 अलग एम्ब्रियो ओवम के साथ मैच होते हैं और बचते हैं, तो 2 अलग जेनेटिक मटेरियल आते हैं। लेकिन एक ओवम, एक स्पर्म से एक एम्ब्रियो बनता है, और कभी कभी ये एम्ब्रियो स्प्लिट होकर 2 बच्चे बनते हैं, तो उस केस में एचएलए आइडेंटिकल है। तो ट्विंस में भी आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, और जो आइडेंटिकल नहीं होते ऐसे ट्विंस होते हैं। तो ये अगर एचएलए आइडेंटिकल ट्विन होता है तो ये इमीडिएटली अच्छे से पूरे मैच के साथ किडनी इनको दे सकता है। और इसी ट्विंस की सबसे पहले ट्रांसप्लांट हुई है 1954 में, सबसे पहला किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है 1954 में, जो कि पूरी तरह सक्सेसफुल हुआ था। लेफ्ट में जो बैठे हैं वो रिचर्ड हेरिक है, जिनको किडनी मिली थी, और राइट में जो बैठे हैं वो उनके ट्विन ब्रदर है रोनाल्ड, जिन्होंने किडनी दी थी। और ये 1954 में इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि दोनों के एचएलए 100% मैच थे। अगर मैच नहीं होते तो फिर बॉडी रिजेक्ट करती, और उस समय पे ऐसी कोई दवाई नहीं थी जो इसको प्रिवेंट कर सके, और ये 100% फेल होता। तो ये एचएलए आइडेंटिकल होने का एक सिंपल एग्जांपल है कि उस समय सिर्फ स्टेरॉइड के इस पे ही इनका ट्रांसप्लांट पूरा चल गया। आप हर्षित, आप जानते हो कि आपको स्टेरॉइड के सिवा भी कुछ दवाइयां आज मिलती है, उस समय तो सिर्फ स्टेरॉइड था, और सिर्फ उसी के बेसिस पे उनको ट्रांसप्लांट किया गया। और स्टेरॉइड्स मालूम नहीं मुझे बाद में बंद भी किए थे या नहीं भी हुए थे, मुझे मालूम नहीं, लेकिन इनको इम्यूनोसप्रेशन की इतनी ज्यादा जरूरत थी ही नहीं, क्योंकि ये पूरे जेनेटिक मैच है, और डिफेंस सिस्टम ये बोलता है कि ये तो मेरे ही पार्ट है, ये मेरा ही मैच है, तो ये इम्यूनिटी इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं करती। और उसका फायदा लेते हुए ये फर्स्ट ट्रांसप्लांट हुआ था, जो कि पूरी तरह सक्सेसफुल हुआ था। और आपको बताऊं, ये जो रेसिपिएंट है रिचर्ड हेरिंग, वो 8 साल के बाद इनका कुछ हार्ट सर्जरी में कुछ कॉम्प्लिकेशन होने से देहांत हुआ, लेकिन उस समय तक उनकी किडनी आराम से अच्छे से चल रही थी, उनका किडनी का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, और उसका मेन रीजन है कि उनका मैचिंग अच्छा था। तो ये जो मैचिंग की बात करें तो
एक आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ, HLA रिपोर्ट जो हमारे पास आते हैं। ये ऊपर के 2 कॉलम है, ये पेशेंट है, और नीचे के जो कॉलम है वो डोनर है उनके। और हम देखेंगे हम इसको मैच कैसे करते हैं। जैसे मैंने बताया, ये HLA रेसिपिएंट है, इसके A ग्रुप, B ग्रुप और DR ये इंपॉर्टेंट ग्रुप है। और A में 2 है, B में 2 है, इसमें 2 है, तो है 2 4 6, और डोनर के 2 4 6 हो गए 12। लेकिन हम देखिए मैच कैसे करते हैं। अभी A ग्रुप में इसके पास 2468 है और डोनर के पास 2468 है, तो 24 तो मैच हो गया, करेक्ट। एक सेकेंड, देखिए 24 मैच हो गया यहाँ पे। बी में 40 और 40 मैच हो गया, और 15 और 7 मैच नहीं हुआ। और डीआर में 104 में और 104 मैच हो गया, और 15 और 08 मैच नहीं हुए। तो अगर देखे जाएंगे तो 6 जो गुण है उसमें 3 मैच हो गए हैं, ये गुण मैच हो गया, ये गुण मैच हो गया, ये गुण मैच हो गया, और 15-8, 15-7 और 68-31 ये मैच नहीं हुए। तो 6 में से 3 मैच हो गए। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही बेस्ट केस सिनेरियो होता है। ये आपके भाई भाई बहन माता पिता होते हैं, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स बेस्ट केस सिनेरियो होता है। बहुत रेयर होता है कि एकदम 6x6 मैचिंग आइडेंटिकल ट्विन आपको मिल जाए। तो ध्यान दीजिए, हमने जैसे बोला था A, B और DR हम ज्यादातर देखते हैं। आपको ये बताऊं कि बाकी C, DP, DQ हम देखते नहीं है। ऐसा नहीं है, जहां पॉसिबल है हमको मालूम है कि DQ भी मैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और जहां पॉसिबल है वहां हम वो करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी पेशेंट के फाइनेंसेस बहुत टाइट होते हैं, तो कभी हम उसको सैक्रिफाइस करते हैं, बट मैं प्रेफर करता हूं मेरे सभी ट्रांसप्लांट में कि ये मैचिंग हो। क्योंकि पैसा आप अगर इतने बड़े चीज के लिए कर रहे हो, अगर आज स्ट्रेच भी कर लो, तो कल ऐसा ना हो कि डी की मैचिंग के कारण आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़े, और रिजेक्शन से किडनी की लाइफ कम हो, और रिजेक्शन के लिए बहुत सारी दवाई या बहुत सारे पैसे उसमें वेस्ट हो। तो स्टार्टिंग का फाउंडेशन ही अगर बेस्ट बनता है मैचिंग के हिसाब से, तो आगे जो ट्रांसप्लांट के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम होते हैं, और उसमें पैसा आप बचा सकते हैं और किडनी की लाइफ आप बढ़ा सकते हैं। तो अगर मैच नहीं होता है तो उसका इफेक्ट किडनी पे कैसे होता है। शायद ये ग्राफ आपको ठीक से दिखाई नहीं दे, बहुत थोड़ा कंजेस्टेड ग्राफ है, लेकिन आपको बताता हूं कि अगर ये टाइम पे 0 टाइम में हमने सबका ट्रांसप्लांट किया, तो सबसे ज्यादा किडनी 5 साल में हम देख रहे हैं जिसकी चली है, ये ऊपर जो लाइन है, उस पेशेंट में पूरे के पूरे मैचिंग थे HLA, उसमें 0 मिसमैचेस थे, मतलब पूरे के पूरे मैचिंग थे। और ऑलमोस्ट 80% पेशेंट्स 5 साल के बाद भी अच्छी किडनी लेके चल रहे हैं। और सबसे खराब जो किडनी लाइफ था, ऑलमोस्ट 65 to 70 जो था, वो है उस पेशेंट का जिसमें पूरे के पूरे मैच नहीं थे। जैसे मैंने बोला ये वाला सिचुएशन, जैसे BC भाई साहब ने AD को दी तो 0 मैच, तो उनकी किडनी सबसे कम चलती है, और A और D जो पूरा मैच होता है उनकी किडनी सबसे ज्यादा चलती है। तो HLA मैचिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गुण मैचिंग और HLA मैचिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। तो यही चीज वापस हम बता रहे हैं कि सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट में जितना ज्यादा HLA मैच, उतनी ज्यादा किडनी लाइफ, उतना ज्यादा आउटकम। लेकिन गुण मैच होना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी कुछ और भी, मतलब HLA मैच होना या गुण मैच होना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, कहानी में ट्विस्ट भी हो सकती है। और आपके जो पंडित है वो आपको बताते हैं कि आपका HLA तो मैच हो रहा है, लड़का तो अच्छा है, लेकिन लड़का मांगलिक है। ये मैंने इंटरनेट से उठाया है, अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की कुंडली है, मुझे पता नहीं ये सच है गलत है, लेकिन हम डिस्कशन के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। कुंडली पढ़नी मुझे नहीं आती, मैंने नीचे लिखा है कि उनके गुण 12 मैच थे और उनमें ये सारे दोष थे, लेकिन अमिताभ बच्चन जी अपेरेंटली मांगलिक थे। ठीक है, तो अगर आप कभी भी किसी हिंदू शादी में इन्वॉल्व है या शादी मैचिंग में इन्वॉल्व है, तो आपको पता है कि गुण मैच होना जरूरी है, लेकिन मांगलिक हो तो शादी नहीं होती है। लेकिन उसका रीजन क्या है? मंगल दोष माना जाता है कि गृह क्लेश के लिए पैदा कर सकता है, शादी के बाद गृह क्लेश हो सकते हैं, हस्बैंड और वाइफ में झगड़ा हो सकता है, उनकी शायद शादी सुखी तरीके से नहीं हो पाए आगे जाके, इसके लिए मानते हैं कि मंगल दोष वालों से शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन सब चीजों का हल है
और हमारे पंडित जी है, जो शास्त्र है वो बताते हैं कि ये मंगल निकालने के भी कुछ तरीके हैं। बहुत सारे तरीके हैं, आप इंटरनेट पे देख सकते हैं, आपके पंडित से पूछ सकते हैं। तो ये जो तरीके हैं, इसमें से आप वो तरीका अपना के फिर अच्छे से शादी करवा सकते हो। और ये मंगल दोष जो है, मैं मानता हूं हमारे ट्रांसप्लांट की शादी में एंटीबॉडीज की तरह काम करता है। और ये एंटीबॉडीज जो होती है एचएलए की तरफ होती है। मैंने आपको बताया कि ये डिफेंस सिस्टम जो है वो जब पहचान लेता है कि ये एंटीबॉडीज, ये जो एचएलए आए हैं या जो बाहर से चीजें आई हैं ये मेरी नहीं है, तो ये एंटीबॉडीज पैदा करता है उसको मारने को। और ये एंटीबॉडीज जो है आपको रिजेक्शन कर सकती है, आपके ऑर्गन्स को डैमेज, मतलब आने वाले ट्रांसप्लांट को डैमेज कर सकती है। तो ये मंगल दोष जो है वो उस एंटीबॉडी की तरह है। और ये एंटीबॉडीज आपके बॉडी में क्यों आती है? एंटीबॉडीज आती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ऐसा क्या है, आप एक ग्रुप है, आपको एक ग्रुप का ट्रांसफ्यूजन मिल गया, लेकिन ये जो ट्रांसफ्यूजन है वो किसी और का ब्लड है। भले ए ग्रुप मैच करता हो, लेकिन अंदर के जो जेनेटिक मटेरियल है वो तो डिफर करता है। इस तरह से आपके बॉडी में जब ट्रांसफ्यूजन मिलते हैं तो आपकी बॉडी पहचान लेती है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो मेरा नहीं है, और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज हो जाती है। जब पेशेंट्स किडनी डायलिसिस पे रहते हैं या डायलिसिस के टाइम पे अगर हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ता है तो ट्रांसफ्यूजन उनको दिया जाता है। लेकिन अगर किसी को ट्रांसप्लांट करना है तो प्रेफर करे कि ट्रांसफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि उसमें से आपको बाहर से आने वाली एंटीजेंस आती है जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज आती है। प्रेगनेंसी एक नेचुरल चीज है जिससे एक औरत आपके हस्बैंड को एक्सपोज हो जाती है, उसके जेनेटिक मटेरियल को अपने अंदर अपने मटेरियल के साथ मिक्स करके एक बच्चा तैयार होता है। तो उस तरीके से उसका एक्सपोजर हस्बैंड के अगेंस्ट, जो हस्बैंड के जेनेटिक मटेरियल उसके साथ होता है, और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डिलीवरी के टाइम पैदा हो सकते हैं। अगर आपका पहला कोई ट्रांसप्लांट हुआ है तो आप जानते हैं कि पहले ट्रांसप्लांट में पूरे मैच नहीं होने के कारण कुछ एंटीजेंस आते हैं जिसके अगेंस्ट आप एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें से अगर आप कुछ बचना चाहो तो ट्रांसफ्यूजन एक चीज है जिससे आप बच सकते हो और एंटीबॉडीज प्रिवेंट करने से बचा सकते हो। एग्जाम्पल दे रहा हूं, जो हम टेस्ट करते हैं, ये एक पेशेंट है जिसके शरीर में इतने टाइप के एचएलएज हैं, और उसके अगेंस्ट देखिए ये एंटीबॉडीज है, और ये हम न्यूमरेटर में न्यूमरेटर मतलब ये नंबर में बताते हैं कि ये कितनी स्ट्रेंथ है एंटीबॉडी। 2400, 3500, यहाँ पे देखेंगे 10,800, 4,200, 8,000, 7,000। तो जब इतनी हाई लेवल में एंटीबॉडीज होती है 1,000 के ऊपर, तो हमेशा एक रिस्क रहता है कि ये एंटीबॉडीज आपके किडनी के अगेंस्ट तकलीफ देने वाली है। और इतने हाई एंटीबॉडीज में ट्रांसप्लांट करना कभी कभी रिस्क हो सकता है अगर ये एंटीबॉडीज आपके वो स्पेसिफिक डोनर के एचएलए के अगेंस्ट है, तो ये एंटीबॉडीज उसको मारेंगी और तकलीफ देंगी। तो ये एंटीबॉडीज जो मेजर करने का एक तरीका है, उसको एक टेस्ट होता है जिसको आप सबने सुना होगा, हर्षित आप जानते होंगे, आपके डॉक्टर ने शायद की होगी, जिसको बोलते हैं PRA, जिसको बोलते हैं पैनल रिएक्टिव एंटीबॉडी। तो जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो हम देखना चाहते हैं कि इसके शरीर में एक एवरेज, ये इसके अगेंस्ट इसके शरीर में बहुत सारी एंटीबॉडीज है या इसमें ज्यादा कोई एंटीबॉडीज नहीं है। तो हम एक टेस्ट करते हैं जिसको बोलते हैं पैनल रिएक्टिव एंटीबॉडीज। अगर शॉर्ट में बोलूं, आपको शादी के भाषा में समझाऊं, तो हम देखते हैं कि आपकी कुंडली कितनी लोगों से मैच नहीं करती। अगर मैं आपकी कुंडली लूं और मैं 100 लड़कियों की कुंडली लूं और आपका मैच करूं, और पता चले कि 80-90 % लड़कियों से आपकी किडनी मैच नहीं होती, तो मैं समझता हूं कि आपके कुंडली में कोई ऐसा बड़ा दोष है जिससे आप उनके साथ कंपैटिबल नहीं हो। इन शॉर्ट, आपके शरीर में बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज है, और आप ये एंटीबॉडीज होने के कारण 80% आपके एरिया की जो लड़कियां हैं उससे आप मैच नहीं खाते हो। तो आपका रिस्क जो है ट्रांसप्लांट होने का, ट्रांसप्लांट करने का, वो बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ ये एंटीबॉडीज। और आपको ट्रांसप्लांट जब भी किडनी ऑफर होगी, काफी बार पता चलेगा कि आपकी एंटीबॉडीज के कारण आपका मैचिंग नहीं हो पा रहा है, या ये CDC क्रॉस मैच करके जो फाइनल टेस्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट टेस्ट है, क्रॉस ट्रांसप्लांट के लिए बहुत जरूरी होता है, उसमें ये एंटीबॉडीज आपका टेस्ट मैच पॉजिटिव कराती है। तो अगर ज्यादा PRA है तो शादी के चांसेस कम, इनडायरेक्टली ट्रांसप्लांट के चांसेस कम। इनडायरेक्टली हाई PRA जनरली देखते हैं कि आप कितने सेंसिटाइज्ड है, आपके एरिया में जो भी आएगा
एक माना जाता है कि एक एरिया में जो लोग रहते हैं वो कॉमन HLA पूल शेयर करते हैं, तो आपके अगेंस्ट आपके पास अगर कोई एंटीबॉडी है तो आप उनके मैक्सिमम लोगों से साथ रिजेक्ट करते हैं। लेकिन आप फिर भी जानते हैं बिना कुंडली मैची भी शादियां सक्सेसफुल होती है, करेक्ट? कुंडली तो कोई शादी में आजकल देखता नहीं है, स्पेशली लव मैरिज में भाग के भी शादी करते हैं और लव मैरिज सक्सेसफुल होती है। उसी तरह एंटीबॉडीज होने के बावजूद भी किडनी ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होते हैं, और इसका रीजन ये है कि हमारे पास ऐसी तकनीक इस्तेमाल है जिसमें से हम ये एंटीबॉडीज निकाल सकते हैं। हम देख सकते हैं क्या ये एंटीबॉडी मांगलिक जो तौर मतलब वो मंगल ही है या और कोई है जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है बट मंगल ही है। और कुछ स्ट्रॉन्ग मेडिसिन हमारे पास इस वक्त अवेलेबल है जो हमको ये एंटीबॉडीज निकालने के बाद, ट्रांसप्लांट के बाद ये एंटीबॉडीज दोबारा पैदा ना हो, या अगर हो तो भी इसको किडनी में कोई तकलीफ ना दे, इसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये शादी के एग्जाम्पल से आप पता चल गया होगा कि कुंडली मैचिंग और HLA मैचिंग इंपॉर्टेंट है, और मंगल जैसा एंटीबॉडी होना शरीर के लिए घातक है। लेकिन मांगलिक होने के बाद भी अमिताभ बच्चन की जयाप्रदा जी से शादी हो गई और ट्रांसप्लांट्स हो गए, और हम भी ट्रांसप्लांट करते हैं और बखूबी आजकल ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होने के कारण करते हैं। लेकिन सब एंटीबॉडीज जैसे ज्यादा लोगों के अगेंस्ट एंटीबॉडीज है, 80% 90% के अगेंस्ट एंटीबॉडीज है, तो लड़की ढूंढने में दिक्कत होती है, इमीडिएट ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता, मैचिंग करने में दिक्कत होती है। तो उस जिनके पास ये एंटीबॉडी ज्यादा है उनमें कभी कभी ये दिक्कतें आती है और उनको ज्यादा टाइम रहना पड़ता है, और उनको थोड़ी सी डायलिसिस पे ज्यादा टाइम गुजारना पड़ता है इस कारण से। बट एट द एंड ऑफ द डे जैसे मैंने बोला, एंड स्वीट होता है, सबको चांस मिलता है, और मोस्ट ऑफ दिस पेशेंट्स ऑल्सो हम ट्रांसप्लांट कर पाते हैं, अल्बट थोड़ा वेट करना पड़ता है। तो आई थिंक आई होप मेरा ये छोटा सा एक कंसेप्ट समझाना आपको समझ आया है, और अगर कोई क्वेश्चंस है तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर। डेफिनेटली डॉक्टर अमित, आपने ये जो मतलब एक वो बिठाया है ना कंपैरिजन, मतलब वैसे कहते हैं कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी का मिक्सचर है, आपने सच में कर दिया। पंडित जी और डॉक्टर जी सेम सेम चीज। सो काफी लोगों को मुझे लगता है ये चीज समझ आई होगी, आपने जो एग्जांपल्स दिए हैं और उसके अंदर जो चीजें हैं। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ पहले भी लोगों ने पूछे हैं, लास्ट तो एक एक करके उसमें चलते हैं। Sure. एक जो आपने अभी खत्म किया उससे पहले एक जनरल मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा था कि एंटीबॉडी के आपने 3 वेज बताए जिससे बॉडी में बन सके, है ना, ट्रांसफ्यूजन होता है। Correct. उसके अलावा भी क्या बॉडी में एंटीबॉडीज बनने के कुछ चांसेस होते हैं या अदरवाइज किसी और Right. वे से भी बनते तो कभी कभी ये हमने पाया गया है कि कभी कभी कुछ वायरल इन्फेक्शंस होते हैं। हैं? तो देखिए, कोई भी चीज बाहर से आती है तो अपना एक जेनेटिक मेकअप लेके आती है, और ये जेनेटिक अपनी बॉडी डिफेंस पहचानती है, मेरी नहीं है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना देती है। अभी कभी कभी ये जो वायरस का जेनेटिक मेकअप है, कभी कभी आपके बॉडी से जो जीन्स है उसमें कोई एक जीन में सिमिलरिटी होती है। ओके। पूरी की पूरी नहीं, पूरी वायरस की जीनोम नहीं, आपकी एक पूरी जीन्स है, उनकी एक जीन है, लेकिन वायरस के अंदर कोई एक जीन हो सकती है जो आपके बॉडी में जीन से मैच मेल करती है। तो ये जो वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी है वो फिर आपके बॉडी के जीन्स के अगेंस्ट भी एंटीबॉडी हो गई। समझ गए? या तो उस या प्रकार का एग्जैक्टली। जीन अगर कोई ट्रांसप्लांट दाता से आता है तो वो एंटीबॉडी बन सकती है, एक वो। लेकिन ये एंटीबॉडीज टाइम के साथ कम भी हो जाती है इन्फेक्शन निकलने के बाद। दूसरी ओके। बात, कभी कभी वैक्सीनेशन से, कभी कभी वैक्सीन भी आपको अल्टीमेटली क्या करते हैं, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए वैक्सीन दिया जाता है, करेक्ट? तो कभी कभी या वैक्सीनेशन के साथ कभी कभी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो सकती है जो कि टाइम के साथ निकल जाती है। ओके। अगर कोई पेशेंट्स दर्शक सुन रहे हो तो कभी उन्होंने देखा होगा, कभी ट्रांसप्लांट के टाइम पे बहुत फ्रस्ट्रेटिंग रहता है, मेरी एंटीबॉडी लेवल तो इतनी थी, नेक्स्ट टाइम हम 6 महीने के बाद 1 साल के बाद, अरे इतनी कैसे बढ़ गई, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था, कैसे बढ़ गया? तो ये ट्रांजिएंट अप एंड डाउन हो सकता है कोई इन्फेक्शन से, वैक्सीनेशन से। तो जनरली ट्रांसप्लांट के 2-3 महीने पहले हम बोलते हैं कि कोई वैक्सीन मत लीजिए, हम उसके पहले ही ये वैक्सीनेशन खत्म करते हैं जो इंपॉर्टेंट है, ताकि ये फॉल्स एलिवेशन नहीं आए। जैसे वैक्सीनेशन, अगर पोस्ट ट्रांसप्लांट भी हम कोई वैक्सीनेशन ले रहे हैं तो मेरे हिसाब से ट्रांसप्लांट पेशेंट्स को उसमें भी केयरफुल रहना चाहिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके। एब्सोल्युटली, बिकॉज कुछ लाइव वैक्सीन हम बिल्कुल दे नहीं सकते क्योंकि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम है, और लाइव बैक्टीरिया आप अंदर डाल रहे हैं तो ये बैक्टीरिया पूरे बॉडी पे कब्जा कर सकता है, क्योंकि ये जो डिफेंस सिस्टम है उसको हमने रोक के रखा है। पुलिस को आपने जेल में डाल के रखा और गुंडों को छोड़ दिया है वैक्सीनेशन मतलब, तो क्या होगा सोच लीजिए। राइट राइट राइट।
चलो मेरे पास और भी कुछ क्वेश्चंस हैं. I'll ask in English. कुछ इंग्लिश में है, कुछ हिंदी में. So इंग्लिश में we'll keep it. आप you can stop sharing your screen. हम वो करते हैं, दूसरा व्यू उसमें ला सकते हैं. And yeah, that's great. Yeah. All right. So another question is, someone is asking, can my antibodies change over time? ऐसा कुछ होता है? Yeah. So just like I explained, yes, your antibodies can change with time. For the reasons I mentioned, certain infections will develop, body will naturally develop some antibodies which will cross react. Okay. Okay. ठीक है. And इसका example मैं आपको दूंगा. एक rheumatic heart disease करके जो बीमारी है, there's a disease called as rheumatic heart disease. In that disease, normally it happened because of a bacteria called streptococci. It's a throat bacteria. The body develops resistance and antibodies against these bacteria. But that streptococci has certain antigens which match with the heart valves. Okay. So when the antibodies develop, they kill the bacteria, but they also attack the valves because they see that same antigen there. And that's what leads to a heart disease. Rheumatic heart disease causes significant morbidity, mortality. So in the similar way, when you get infections or vaccinations for that matter, you may transiently develop higher antibodies. Yes. Right. So besides the great... obvious reasons I mentioned, transfusions and pregnancies and previous transplants. This is a great lesson for all the transplant recipients, because generally we hear that we can get, a vaccine, any vaccine, कोई भी वो हो रहा है अगर तो vaccine ले लो, लेकिन उसमें क्या है, you have to consult your nephrologist first. So don't misunderstand it as not to take vaccines. Remember, you have to take vaccines. Okay. You can take vaccines, but certain vaccines you cannot take because of your transplant reasons, most importantly. So another question is, like we hear nowadays, there's a cross matching for transplantation. So someone is asking, can I expect a good match if the donor is outside family? Like, how does that work? So again, it really depends on what your genetic makeup of your donor is. Okay. And whether you have an antibody against the donor. जैसे मैंने बताया, it doesn't matter बाहर का है. Yes, अगर commonly wife अगर husband से kidney लेती है और वो pregnant हुई है, पहले बच्चे हुए थे उसको, तो कभी कभी she has already developed antibodies against the husband. And that's why sometimes a wife giving to a husband is much safer than a husband giving to wife. I am not saying that husbands should not donate. All husbands listen. You can donate. I'm just giving an example here. Okay. So it is, yes, you can donate. India में ज़्यादातर औरतें देती है husbands को disproportionately, but husbands can donate. Don't use this as an excuse to say I can't go donate. Okay. Doctors will tell you by testing if that antibody has happened or not. Okay. Right. So if it is outside the family, जैसे मैंने बोला, first is how much match you have, because the risk is if it is outside the family, the HLA good match नहीं होंगे. First thing, maybe antibodies नहीं होंगी लेकिन good match नहीं होंगे. Second, हमने बोला गुड मैच भी जरूरी है और मांगलिक नहीं होना भी जरूरी है. ये बेस्ट केस सिनेरियो. तो आपके केस में बाहर का है, गुड मैच नहीं हो रहा है, लेकिन शायद मांगलिक हो सकते हैं आप, या वो डोनर मांगलिक हो सकता है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इन मेडिकल टर्म्स इज, इफ इट इज आउटसाइड द फैमिली and you are choosing a donor outside the family because you have antibodies against your family member, then yes, you can certainly do that. The chances will be probably much better if it is not a family related donor, because within the family, bhale ho kaka, fufa, chacha ho, ultimately your lineage goes into the same gene pool. Exactly. So if it is a completely different stranger, thoda alag side se, so yes, the chances are there, but antibodies may cross react also. So yes, the chances may be better, but then the HLA match is a little disadvantageous. But nonetheless, at least you can go ahead with the transplant, because antibodies निकालना body में से बहुत difficult होता है, because defense system is a memory. एक बार उसने उस वायरस को देख लिया तो वो आगे जिंदगी में भूलता नहीं है. वो वायरस दोबारा कभी भी आएगा तो वो इम्यूनिटी डालेगा ही, मारेगा उसको, कैसे भी करके वो इम्यूनिटी प्रोड्यूस करेगा. So yes, the chances will be better, but yes. Right. Great. So एक हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही है, कुछ क्वेश्चंस वो कह रहे हैं इंग्लिश में हम चलते हैं, because some people understand English. Yeah, sorry. Yeah, okay. So उसमें हम कर सकते हैं. Yes, there's a request that's come from live from Facebook that we can go completely in Hindi. Okay, great. चलो हिंदी का, वैसे भी पंडित जी वाली बातचीत चल रही है, so हिंदी में चलते हैं. Right?
अच्छा, so डॉक्टर समवन इज आस्किंग कि अगर उनके सिबलिंग का सेम ब्लड ग्रुप है, सो सेम एचएलए क्यों नहीं होगा, मतलब थोड़ा करेक्ट, टेक्निकली। क्योंकि एचएलए जिस तरह से बनते हैं और ब्लड ग्रुप जिस तरह से बनते हैं वो अलग अलग जीन से आते हैं, ओके, अलग अलग मटेरियल से आते हैं। ब्लड ग्रुप के जीन्स वे अलग है, एचएलए की जीन्स अलग है, और जब वो फादर मदर से आते हैं तो कौन सा ब्लड, एचएलए के जीन सेम हो सकते हैं लेकिन ब्लड ग्रुप का जीन अलग हो सकता है। देखिए आपका ब्लड ग्रुप अगर ए है तो वो ए सिर्फ नहीं है, वो ए ओ है। आपका ब्लड ग्रुप बी है तो बी ओ है। ओके, आपका ब्लड ग्रुप ए बी है तो ए बी है, और ये भी आपका है। ओ है तो ओ ओ है। हम्म, तो इसीलिए पापा ए है, मम्मी बी है, तो ए ओ बी ओ, तो कभी कभी बच्चा ओ हो सकता है। उसमें शक करने की जरूरत नहीं कि ये कहां से आ गया, ये ए और बी तो ये ओ कहां से हो गया। कभी कभी ओ आ सकता है, बट आपका ए और जो एच मतलब जो ब्लड ग्रुप वाले जीन्स है वो टोटली सेपरेट है। तो वो आने का जो इनहेरिटेंस है वो नेचुरल और रैंडम है, कौन सा किसको आएगा वो पता नहीं है। और जो एचएलए है वो अलग है, इसके लिए ये अलग अलग होते हैं। राइट, तभी वो अच्छे से उसको एग्जामिन करते हैं कि कितना करेक्ट मैच है कितना नहीं है। करेक्ट करेक्ट। राइट, ठीक है। एंड कुछ क्वेश्चंस हमारे पास ऐसे आ रहे हैं कि कुछ लोगों की जैसे एंटीबॉडीज ज्यादा हैं, तो वो लोग दवाई भी ले रहे हैं उसके लिए, है ना, मेडिसिन मोफिलेट 360 समवन हैज मेंशन, लेकिन वो कह रहे हैं जब दवाई रुकती है दोबारा वही पोजीशन आ जाती है, ट्रांसप्लांट कैंसिल हो जाता है। सो क्या सॉल्यूशन है, मतलब तो आगे हो सकता है? अनफॉर्चुनेटली ये सबसे बड़ी दुविधा है हमारे इस वक्त के ट्रांसप्लांट की, जिसको हम कॉन्कर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एक याद रखिए कि हम पूरा प्रकृति के विपरीत कर रहे हैं। प्रकृति ने डिफेंस सिस्टम बनाया है कि कोई भी बाहर से आए हम उसको मारे, और एक बार वो एंटीबॉडी एंटीजन हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो हमारे डेटाबेस में वो रहेगा, और जब भी वो हमारे एक्सपोज हमको पता चलेगा हम उसको मारेंगे राइट, एंटीबॉडी बना के। राइट, आप क्या कर रहे हो, उस सिस्टम के अगेंस्ट जाके एंटीबॉडीज को दबाने की कोशिश कर रहे हो। एंटीबॉडीज जब तक दवाई ले रहे हैं दब रही है, लेकिन जब आप उसको निकाल देते हो तो ऑब्वियसली ये सिस्टम को कौन रोकेगा, उसके पास तो अपनी मेमोरी डेटाबेस है, वो वापस आ जाती है। इसलिए मैंने बोला एचएलए मिसमैच होना शायद इजीली मैनेज होता है, लेकिन मांगलिक होना ट्रांसप्लांट के मामले में, एंटीबॉडीज होना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ये बॉडी के डेटाबेस में बन गया है। और वो एंटीबॉडीज बॉडी जब भी देखेगी तो प्रोड्यूस करेगी, भले कम ज्यादा लेकिन वो प्रोड्यूस करेगी, और जब ज्यादा होगी तो बहुत तकलीफ होती है। और इसको दबा के रखने में ये कंटिन्यूस टसल रहती है, कितना दबाए, एमएमएफ दे, रितुक्सिमैब दे, प्लाज्माफेरेसिस करे, ये करे वो करे, लेकिन एट द अदर एंड जितना हम दबाएंगे उतना इम्यूनिटी दब के आप एक रिस्क ले रहे हो इन्फेक्शन की, क्योंकि आपकी राइट, एचएल एंटीबॉडी हमने दबा दी, लेकिन उसके साथ ऐसी दवाई नहीं कि उस पर्टिकुलर एंटीबॉडी को हम दबाए ना, पूरा सिस्टम को हम दबा देते हैं। तो उस समय जब बैक्टीरिया आता है, टीबी आता है, तो यू आर एक्सपोज, यू आर वल्नरेबल। सो इट्स अ टाइट वॉक बिटवीन नॉट getting you infected by too much immunosuppression at the same time making you eligible for transplant। इसलिए जब एंटीबॉडीज होती है ना तो बहुत बहुत डिफिकल्ट हो जाता है काफी बार, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच द एंटीबॉडी इज ऑफ कोर्स, एंड वेदर दैट एंटीबॉडी स्पेसिफिकली अगेंस्ट द डोनर एचएलए। एंटीबॉडीज तो बहुत हो सकती है, जैसे मैंने पीआरए में बताया बहुत जनों के साथ एंटीबॉडीज हो सकती है, लेकिन मेरे पास जनरली एंटीबॉडीज है, लेकिन क्या मेरे डोनर के अगेंस्ट वो एंटीबॉडी है, वो इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जब आप आउट ऑफ फैमिली जा रहे हो तो एचएलए चेंज होता है, तो फैमिली वाली एंटीबॉडीज आउट ऑफ क्वेश्चन हो जाती है शायद। इसीलिए मैंने बोला कि वो चांसेस बढ़ जाते हैं, इसीलिए वो उस नए एंटीजन के अगेंस्ट शायद मेरे पास एंटीबॉडी ना हो। एग्जैक्टली। इसके लिए हम ऐसी हमने देखते कई थोड़ा बार स्टोरीज सुनी है कि दो फैमिलीज हैं, उनका आपस में नहीं हो पा रहा, बट क्रॉस उनका मैच क्रॉस मैच हो गया। स्वैप कराते हैं। या दैट या इज या एग्जैक्टली, दैट इज द रीजन वेयर द एंटीबॉडीज विद इन द फैमिली होती है बट दूसरे डोनर के अगेंस्ट नहीं होती है। सो एंटीबॉडीज होना एक बात है, ठीक है, मेरे पास बहुत एंटीबॉडीज है, डिफिकल्टी है मुझे शादी करने में, 80-90% लड़कियों से नहीं कर सकता हूँ, 10 से कर सकता हूँ। वो 10 मुझे ढूंढनी है कौन सी है, क्योंकि वो 10 के जो गुण है, वो 10 के गुण के अगेंस्ट मेरे पास एंटीबॉडी नहीं हो। समझो उसके वो 6 गुण है, भले मेरे को बहुत सारी एंटीबॉडीज है, लेकिन वो 6 गुण के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं है, तो मैं पास हो गया, बिल्कुल ठीक तो है। मैं पास हो गया। बस वो 6 के अगेंस्ट नहीं हो, तो वो 6 ढूंढना, वो मेरी वाइफ ढूंढना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एक बार सब लोग जो फेसबुक पे देख रहे हैं डॉक्टर अमित के एग्जांपल्स के लिए एक राउंड ऑफ अप्लॉज आप सबका, क्योंकि सबको समझ आ रही होगी ये चीज, राइट। सो एक सर क्वेश्चन ये भी है कि जैसे मान लो हम इम्यूनोसप्रेसेंट्स ले रहे हैं, तो वो मेजरली अब जैसे हमारा टैक लेवल टेस्ट होता है, ठीक है, सो कुछ लोगों का टैक लेवल
कम आ रहा है, इसका मतलब ये है उनको दवाई की भी कम नीड है. सो डज इट मीन कि वो गुड मैच है, मतलब वो मैच अच्छा चल रहा है उनका? नहीं नहीं नहीं, तो वो जो टैग है, देखो ये सब चीज जो है जेनेटिक लेवल पे जाती है. तो ओके. अभी हम बात करेंगे टैग की, तो टैग का जो ब्रेकडाउन है वो भी जेनेटिकली गवर्नड है. वो ओके. सिस्टम जो ब्रेक डाउन करता है दवाई को, वो टैग स्पेसिफिकली दवाई को, वो सिस्टम कभी कभी स्लो होता है, कभी कभी फास्ट होता है. ओके. जिसमें वो फास्ट होता है वो दवाई को जल्दी तोड़ देता है. इसके लिए दवाई की लेवल बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा डोज लगता है. कभी कभी वो सिस्टम बहुत स्लो होता है, आलसी होता है समझ लीजिए, तो वो सिस्टम धीरे धीरे तोड़ते रहता है, तो वो डोज बहुत देर के लिए चलता है. तो इसीलिए कभी कभी किसी को कम दवाई लगती है. तो इसका फायदा, जिसकी सिस्टम स्लो, इसमें फायदा है कि दवाई महंगी होती है. कम डोज लगना हमेशा फायदे का होता है, तो पैसे बचते हैं. Right. So बट ये somebody is जीन, ये जेनेटिक सिस्टम अलग अलग है, याद रखिए. ब्लड ग्रुप अलग है, HLA अलग है, वो ब्रेकडाउन सिस्टम वो अलग है. चीज अलग है. एंड कोई पूछ रहा है अगर मान लो ट्रांसप्लांट हुआ है ऑलरेडी, सो सेकंड ट्रांसप्लांट के लिए मतलब एंटीबॉडीज कम करने के क्या तरीके हैं? जैसे मैंने बोला सर, एंटीबॉडीज कम करना बहुत डिफिकल्ट है. आपको हम डेफिनेटली ये MMF और ये सब दवाई देते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लिटरेचर, अगर आप जब एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट की बात करें कि डॉक्टर आपने हमको ये दवाई दी, आपके पास क्या एविडेंस है ये काम करता है, तो ये जो एविडेंस हमारा बेस है ना, वो कच्चा है, वो स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है. नहीं है, रिसर्च चल रही है. और जैसे हमारे पास एंटीबॉडीज जो बनी है उसको हम निकालते हैं सिस्टम से, फिल्टर करके, जैसे डायलिसिस पे फिल्टर करते हैं वैसे हम प्लाज्माफेरेसिस से निकाल देते हैं. लेकिन प्रॉब्लम है कि जो डेटाबेस जो है उसमें जो मेमोरी है, वो मेमोरी को कैसे मिटाए. तो जो मेमोरी सेल्स है उसके अगेंस्ट भी हमारे पास दवाई हम देते हैं. लेकिन अच्छा. ये एक चीज याद रखिए, ये सबसे एंटीबॉडीज लेवल कम हो सकती है, लेकिन 100% हम बॉडी को, जो बॉडी का कंप्यूटर है उसको पूरा 100% कैसे हम सोचे कि हमने कंट्रोल कर लिया. बॉडी ऑलवेज फाइंड्स अनदर वे. हमने ये सिस्टम ब्लॉक किया तो बॉडी दूसरा सिस्टम तैयार करेगी. तो ये जो टसल चालू रहती है ना, तो ये जो दवाइयां है ये बहुत सारे डॉक्टर्स देते हैं, कुछ बोलते हैं ले लीजिए, लेकिन जैसे आप खुद बोल रहे हैं, जो जिन्होंने सवाल पूछा, कि एंटीबॉडीज हमेशा लेवल पे कम नहीं होती है, अनफॉर्चुनेटली अप डाउन होती है. तो अगर बहुत एंटीबॉडी लेवल्स बहुत कम है तो उसमें हम दवाइयों से उसको ट्रांसप्लांट करा देते हैं. लेकिन किसी का 15,000 20,000 जैसे हाई लेवल्स है, तो फिर हम उसमें ट्रांसप्लांट नहीं करा सकते. हम वेट करेंगे वो हमारी ड्रीम गर्ल के लिए, जिसके पास वो एंटीजन है जिसके अगेंस्ट हमारी एंटीबॉडी है ही नहीं. तो ये फाइट इस तरफ नहीं करनी है कि एंटीबॉडी कैसे कम करने है, फाइट इस तरफ करनी है वो ड्रीम गर्ल ढूंढने के लिए जिसके अगेंस्ट मेरे पास एंटीबॉडीज नहीं है. क्योंकि फिर वो एंटीबॉडी 15,000 वाली हो तो क्या होता है, बाजू हो जा भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता. क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी ड्रीम गर्ल जो है, उसके मेरे पास ये एंटीबॉडी का इंपॉर्टेंस नहीं है, उसके पास वो एंटीजन ही नहीं है, तो तुम्हारा कुछ रोल ही नहीं है. मेरे ट्रांसप्लांट में तुम्हारा रोल ही जीरो है पूरा. तो ट्राई टू लुक फॉर सम अदर. आई नो लॉज के प्रॉब्लम होते हैं, बट यू नो अनफॉर्चुनेटली दैट इज वेयर वी आर. बट दैट इज द बेस्ट वे टू गो अहेड अगर हाई लेवल्स ऑफ एंटीबॉडीज है आपके पास. ओके. इनफैक्ट काफी क्वेश्चंस हैं लोगों के, जैसे एंटीबॉडीज मैनेज कैसे करें, अगर हाई है तो क्या स्पेशल मेडिकेशन है. तो ऑब्वियसली वही सब है, सर ने आंसर किया ही है कि देखो कुछ लेवल पे वो मैनेज हो सकता है, कुछ लीगल कंस्ट्रेंट भी है, बट ओवरऑल क्या है कि कुछ वो चैलेंजेस आते हैं जिनको हमने सो ट्राई टू चेंज द डोनर्स, बिकॉज ऐसे नहीं कि ट्रांसप्लांट्स हुए. मुझे मालूम है बहुत सारे दर्शक बताएंगे कि यार इनका तो हो गया, 10,000 रुपये हुआ, 15,000 रुपये हुआ. हम ये नहीं बोल रहे कि होते नहीं है, जैसे मैंने एविडेंस है बट वीक है. इन लोगों को, आपको किडनी तो लाइफ के लिए चाहिए ना, आपको 1 महीना या 1-2 हॉस्पिटल से बाहर डिस्चार्ज होने तक किडनी चाहिए. ऐसे बोलिए तो मैं भी कर दूं सबके और घर भेज दूं, लेकिन 7 दिन के बाद तो क्या होगा ये मुझसे मत पूछना. प्रॉब्लम ये है कि ये जो एंटीबॉडीज है क्रॉनिकली 1 साल 2 साल 3 साल, ये जो ऑर्गन्स की लाइफ है ना, ये बहुत कम हो जाती है कंपेयर टू जिसका मैच है या जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं है. और आपको ट्रांसप्लांट करना, ये काफी बार सब लोगों के लिए वंस इन अ लाइफ टाइम फिनोमिना होता है. शादी एक ही बार करते हैं ना, बार बार नहीं करते. तो वंस इन अ लाइफ टाइम वाला फिनोमिना होता है, तो उसको अच्छे से करे तो अच्छा. मुझे मालूम है जिसकी शादी नहीं हो रही है वो डेस्परेट हो जाता है कि कर ही लो कैसे भी करके, रिस्क है जो भी है कर ले. लेकिन यू नो, बट अनफॉर्चुनेटली वो शादियां फिर कभी चलती नहीं है. तो ट्रांसप्लांट में भी वो प्रॉब्लम हो जाती है कि वो शादी चलेगी नहीं, ट्रांसप्लांट नहीं चलेगी, तो फिर आप कहाँ, देन यू आर नॉट यहाँ और वहां भी नहीं हो. सेकंड शादी के लिए भी बोलेगी इसकी तो शादी हो चुकी है, वो करेंगे नहीं आपसे, राइट. एग्जैक्टली, उसमें फिर दोबारा एंटीबॉडी का पंगा है ना, एक ट्रांसप्लांट एंटीबॉडीज भी बन गए, आप सेंसिटाइज भी हो गए, पैसे भी खत्म हो गए, सर्जरी भी हो गई, मॉर्बिडिटी भी हो गई, तकलीफें भी हो गई, सब कुछ. एंड रिजल्ट तो अच्छा होना चाहिए. तो लोगों को ये समझना है कि अगर आप डेस्परेट नहीं हुई है,
आप अच्छे सेंटर पे अच्छे से डायलिसिस कराते रहिए. लाइफ ऑन डायलिसिस विद एडवांस डायलिसिस इक्वली गुड, बट कंपेयर टू ट्रांसप्लांट नहीं है. बट डायलिसिस भी आप अच्छे रह सकते हो. अच्छे से डायलिसिस करो, बस वो इंपॉर्टेंट है. एक डायलिसिस 2 डायलिसिस करके फिर नहीं हो पाता है. आपको जो बोला है 3 करना है, जो भी करना है 4 घंटा करना है, वो अच्छे से करो, अच्छी जगह से करो. एडिक्वेट डायलिसिस आपको टाइम देगा वो ड्रीम गर्ल आने तक. एक क्वेश्चन है सर, प्लीज टेल मी, अगर आपको ये स्पेसिफिक लग रहा है तो आप बता सकते हैं. व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एंटीजेंस दैट वुड नीड टू बी कंपल्सरी टू मैच बिटवीन द डोनर एंड रेसिपिएंट? करेक्ट. तो हमने जैसे बताया, जो गुण बताया ABDR, हाँ हाँ और हम DQ भी देखते हैं, तो राइट. मतलब उसका भी इंपॉर्टेंस हमको मालूम है. तो कम से कम ये भी ठीक है. मैच हो जाते हैं. ये हम मैच करते हैं कि सेम है ओके. कि नहीं. जैसे मैंने एग्जांपल दिखाया था वो ब्लॉक्स में, ए में ये मैच हो गया, वो हाँ मैच हो हाँ गया, हाँ. वो मैच. तो ये मिनिमम मैचिंग जरूरी है. ठीक है, जो 6 आपने एब्सोल्युटली दिखाए हैं. नेसेसरी नहीं है. जीरो मैच के साथ भी हम ट्रांसप्लांट करते हैं. ओके. बट जैसे ओके. मैंने बोला, कंपेयर टू मोर मैच, जीरो मैच विल हैव इंफीरियर आउटकम कंपेयर टू नो मैच. राइट. सो जैसे किसी ने पूछा, माय फैमिली हैव 4/5 मैच बट आइडियल इज एटलीस्ट 6 एंटीजन मैच. हाँ, तो भाई आइडियल ड्रीम गर्ल भी तो सबको थोड़ी ना मिलती है घोड़े पे Exactly. और इस पे. So तो they are asking, जैसे can I मैंने get बताया, some treatment? तो So आपके नहीं नहीं, अरे मैचिंग जो है भाई बहन या जो भी रिलेटिव्स हैं, वो आपके मम्मी डैडी से आई हुई है. तो exactly. आपको मम्मी डैडी को बोलना पड़ेगा और एक भाई चाहिए मुझे, और वो पूरा सेम मैच वाला चाहिए. कोई और चारा नहीं है, बिकॉज देयर इज नो वे यू कैन मैच. इट्स ओनली जेनेटिक ट्विन्स होते हैं, हैप्लॉइड, Right. मतलब जो ये सेम एम्ब्रियो से स्प्रेड होते हैं, और वो लाखों में एक आध होता रहेगा. आई डोंट नो क्या उसका ये है. बट अनफॉर्चुनेटली 4/5 और 4/6 इज अ गुड मैच. गो अहेड. अगर एंटीबॉडीज कोई प्रॉब्लम नहीं दे रही, जस्ट गो अहेड. डोंट वेट कि यार मेरे को तो ड्रीम गर्ल ही चाहिए, हेमा मालिनी चाहिए या माधुरी चाहिए. ऐसे मत करो. योर डिमांड इज फॉर माधुरी दीक्षित. हाँ. यू आर गेटिंग अ गुड वाइफ, गो अहेड फॉर इट. Awesome. इनकी शादी करवा दी आपने. Great. So एक है, my doctor has turned down 2 donors as my antibodies are high. Can a swap help or ABO incompatible transplant can help? ABO incompatible. राइट. सो स्वैप, करेक्ट, समझ गया. स्वैप मे हेल्प, यस. अगेन स्वैप में see the process remains the same. You have to identify antigens which are against which you don't have the antibody. तो अगर स्वैप वाले डोनर में वो एंटीजेंस आते हैं, जो कि चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज वो डेफिनेट जेनेटिक पूल अलग होता है, अलग माता पिता, अलग खानदान, अलग घराना, यू नो, टू दैट टाइप ऑफ थिंग. तो चांसेस बढ़ते हैं. एबीओ इनकम्पैटिबल में भी ये सब मैचिंग जरूरी होती है. उसके साथ में एबीओ इनकम्पैटिबल मतलब उसमें भी आप ए और बी का मिलान कर रहे हैं, तो आपके बॉडी में बी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज है. समझ गए? तो ये जो गुण मिलन जरूरी है सबके लिए. मांगलिक नहीं होना, एंटीबॉडी नहीं होना, सबके लिए जरूरी है. अभी आप बोल रहे हो मैं इंटरकास्ट भी करने वाला हूँ, सिर्फ उसी में नहीं, मुझे इंटरकास्ट भी करनी है. तो आप थर्ड लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ला रहे हो एबीओ इनकम्पैटिबल में, क्योंकि ये थर्ड लेवल भी मैच होना है. फिर ए आपका डोनर भी है, आपके पास ए है, तो बी के अगेंस्ट आपके बॉडीज में एंटीबॉडीज नहीं होनी चाहिए. और अगर उसकी भी एक लिमिटेशन है कि विद इन दिस हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, वो निकालना इजी हो जाता है. अबाउट दैट वो डिफिकल्ट होता है, या रिस्क रहता है कि वापस एंटीबॉडी बढ़ सकती है, रिजेक्शन हो सकता है. लेकिन एबीओ इनकम्पैटिबल अगर दूसरा डोनर है, बेस सबका गुण मैच, एंटीबॉडीज मैच, सबका बेस सेम रहेगा. उसके ऊपर एबीओ मैच भी होना चाहिए, इनकम्पैटिबल होना चाहिए, उसमें ऊपर थर्ड लेवल ऑफ एंटीबॉडी केयर होना चाहिए. हाँ, तो आपके पास अगर एंटीबॉडीज मैच, अगर ऐसा कोई डोनर है जिसमें आपके एचएलए भरे 0 मैच हो लेकिन एंटीबॉडीज नहीं हो, और वो एबीओ ग्रुप डिफरेंट है, तो आप डेफिनेटली आपके डॉक्टर से बात करके कर सकते हैं, क्योंकि एबीओ इनकम्पैटिबल भी होता है, अच्छे से हो सकता है, और वो साइंस बढ़ने से अभी काफी सक्सेसफुल होता है वो भी. राइट. राइट. एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है थोड़ा, बट आई थिंक दिस कैन हेल्प अदर पीपल आल्सो. सो समवन इज सेइंग कि मामा जी के साथ उन्होंने एचएलए टेस्ट करवाया और वो मैच है, ठीक है, लेकिन उनके मदर ने उनको ऑलरेडी पहले डोनेट किया हुआ है और अब फादर उनको डोनेट कर नहीं सकते, लेकिन डॉक्टर ने मना किया कि मामा अब उनको नहीं डोनेट कर सकते. नहीं, तो डॉक्टर ने शायद देखो, सिर्फ मामा है करके डोनेशन प्रिक्लूड नहीं हो सकता. मामा जी है, कोई भी वो डोनेट कर सकता है. उसका रीजन डॉक्टर ने शायद आगे कुछ टेस्ट करके देखा होगा कि उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज है, क्योंकि मामा मम्मी एक पहले हो चुका है, मम्मी पापा एक हो के आप बने, तो कुछ जीन्स जो मम्मी से आए वो मामा के साथ आपके मैच हो सकते हैं, क्योंकि मम्मी और मामा सेम जीन्स वाले हो सकते हैं, शेयरिंग वाले, तो मम्मी के अगेंस्ट आपके जीन्स हो सकते हैं. तो इस
सोच से डॉक्टर ने एंटीबॉडीज चेक करके कुछ बोला होगा, बट ऐसे नहीं है कि मामा है करके नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं। उसमें थोड़ा और कुछ रीजन होगा, आई एम प्रीटी श्योर। और someone is looking for their soulmate, वो कह रहे हैं what is a perfect match? भाई परफेक्ट मैच किसी को नहीं होती। लव मैरिज ही सही, बाद में एडजस्टमेंट सबको करनी पड़ती है। अब लॉकडाउन में पता होगा ना, बर्तन भी मानने पड़ रहे होंगे। राइट राइट। अच्छा, दो तीन लास्ट क्वेश्चंस हैं सर, देन विल रैप इट अप। व्हाट इफ PRA is high and cross match is negative to the donor's kidney? करेक्ट, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसलिए बताऊंगा क्योंकि मैं कंसेप्ट दोबारा समझाना चाहता हूँ। PRA मैच होना, PRA ज्यादा होना मतलब मेरे बॉडी में जनरली बहुत टाइप की एंटीबॉडीज है। Okay. हर टाइप की एंटीबॉडीज है, इसके अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट। तो मेरे बॉडी में बहुत एंटीबॉडीज है, लेकिन मुझे एंटीबॉडीज मैटर कौन सी करती है? जो मेरा डोनर है उसमें जो एंटीजेंस है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज है क्या? समझ रहे हो? उसके अगेंस्ट मेरे पास एंटीबॉडीज है क्या? तो जैसे कि है ना, जैसे गुंडा है, क्राइम्स तो बहुत किए हैं, लेकिन आज पुलिस उसको पकड़ना चाहती है, तो मेरे पास कोई प्रूफ है क्राइम का? या अभी कोई क्राइम क्रिएट किया है तूने, पास्ट में हो गया हो, चलो अलग बात है। तो मैं बुरा हूं, मेरे अगेंस्ट बहुत एंटीबॉडीज है बॉडी में, लेकिन सब ज्यादा एंटीबॉडीज होना मतलब वो PRA ज्यादा दिखाता है। ये जनरली बताता है कि आपके बॉडीज में बहुत एंटीबॉडीज है, इसलिए कोई भी ट्रांसप्लांट आएगा, कोई भी रिश्ता आएगा तो मैच नहीं होने वाला है आपका, क्योंकि बहुत एंटीबॉडीज है। लेकिन स्पेसिफिक केस सिनेरियो में एंटीबॉडीज होने दीजिए, लेकिन क्या वो एंटीबॉडीज मुझे जो दाता है, डोनर है, क्या उसके अगेंस्ट है? ये इंपॉर्टेंट है। अगर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं है तो आप बिल्कुल जा सकते हैं ट्रांसप्लांट के लिए। ये जो टेस्ट होती है ना उसके अगेंस्ट, ये टेस्ट होती है CDC क्रॉस मैच। जो आपका हर्षित हुआ रहेगा, जो फाइनल टेस्ट बोलते हैं ट्रांसप्लांट के पहले डॉक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी सारे हुए थे उस टाइम। हाँ, तो आपको याद नहीं होगा, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अगर ये पॉजिटिव है तो आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि ये टेस्ट बताता है कि जो देने वाला है उसके HLAs है, उसके अगेंस्ट आपके पास एंटीबॉडीज है, और एंटी HLA एंटीबॉडीज होते तो ट्रांसप्लांट करने में ज्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा है। राइट। क्रॉस मैच पॉजिटिव ट्रांसप्लांट नहीं करते हम लोग। अच्छा, एक हेरिडिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जैसे मान लो किसी को किडनी डिसीज है, तो आगे हेरिडिटी में क्या ट्रांसमिशन हो सकता है एंटीबॉडी का या किसी ऐसी चीज का? एंटीबॉडीज ट्रांसमिट नहीं होती है। एंटीबॉडीज हर एक का अपना अपना डेटाबेस सिस्टम नया बनता है उसके एक्सपोजर के हिसाब से। कुछ मम्मी से डिफेंस सिस्टम आता है, एक बेस आता है, लेकिन उसका जो बिल्डअप होता है एक्सपोजर के हिसाब से। लेकिन कुछ बीमारियां जो है, जैसे पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज, एल्पोर्ट सिंड्रोम, ऐसे कुछ बीमारियां हैं जो ट्रांसमिट हो सकती है हेरिडिटरी आपके बच्चे के पास, तो इससे किडनी डिजीज होने के चांसेस बढ़ते हैं। बट एंटीबॉडीज आएंगी ऐसे नहीं है। मम्मी से बच्चे के पास सिर्फ डिफेंस सिस्टम, क्योंकि बच्चा जब होता है तो उसका डिफेंस सिस्टम रेडी नहीं रहता है, तो मम्मी का जो इनिशियल मिल्क बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें बहुत सारा डिफेंस सिस्टम बच्चे को मिलता है। साथ में ऑब्वियसली ब्लड के थ्रू भी मिला होता है पेट के अंदर। तो ये जो डिफेंस सिस्टम है मम्मी देती है स्टार्टिंग के दौर में, बच्चा का जब डिफेंस सिस्टम मैच्योर होने तक उसको प्रोटेक्ट करे, इसलिए। तो एंटीबॉडीज नहीं जाती है, बट जीन्स ट्रांसमिट होते हैं, क्योंकि वो जेनेटिक मटेरियल से आप बनते हो। ग्रेट। आई थिंक डॉक्टर अमित, आपने सारा टॉपिक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एंड आई एम श्योर सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा जो आपने एग्जांपल्स दिए हैं, जिस तरीके से आपने क्वेश्चंस को आंसर किया है। बाकी अगर किसी को और भी कुछ क्वेरीज है, आई होप यू वुड बी गिविंग टेली कंसल्टेशन, तो यस एब्सोल्युटली, या डॉक्टर अमित से आप रीच आउट भी कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। आपने देख ही लिया आप कितने अच्छे से वो इंटरेक्ट करते हैं, सो ऑब्वियसली किसी भी कोई भी क्वेरीज है वो सॉल्व हो सकती है, एंड मुझे बहुत मजा आया। थैंक यू हर्षित, आई एंजॉयड, एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर कि अगर हमारे कुछ चीज़ों से लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है। स्पेशली मैं जानता हूँ, खुद डॉक्टर होने के बावजूद मुझे मालूम है, अगर मैं चाहूँ तो मैं बोलूँ मैं हार्ट अटैक से मर जाऊँ, प्रेफर है कि मुझे किडनी डिजीज मत देना, बिकॉज मैं ये ट्रीट कर रहा हूँ 15 साल से। बट मुझे मालूम है कि डिफिकल्टीज बहुत है, एंड सफरिंग काफ़ी बार बहुत हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन बहुत है। बट यू नो एट द एंड ऑफ द डे अगर आया है तो हिम्मत से बढ़ना है आगे, यू कैन गिव अप, you have to fight it out, you know, there is always a light at the end of the tunnel. कभी कभी desperate हो जाते हैं, but hang in there. I'm sure technical advances से कुछ ना कुछ solution कभी ना कभी आएगा, आपकी ड्रीम गर्ल आपको कभी ना कभी मिल जाएगी। Definitely. Yeah, over to you, Mariam. Thank you very much, both you lovely gentlemen, for
Amit, I think that was by far one of the best, beautifully put together presentations. Your metaphors of life and the relationship between the donor and the recipient, husband and wife, I think was just amazing. We could actually relate to everything you're trying to say, and I remember being exactly the same here, the same time last year in a situation, and I was going through an HLA cross match, and honestly, it all went over my head in terms of what doctors were trying to tell me. Of course, I was not even in a situation to comprehend what they were trying to tell me, but this was so beautifully and so simply explained that I can actually relate to everything that you just said. So, on behalf of the entire renal community, the Kidney Warrior Foundation, I'd like to take the opportunity to say thank you very much for your, Thank you so much. most of all, for your love and your care, and that beautiful message that you summed up the whole session with, that there's always light at the end of the tunnel. I think as a community, I'm sure you'll agree with me, Arshad, we need more doctors like you to support us. And Definitely, I agree 100%. so thank you very much, doctor. Thank you, both of you. Thanks a lot. And it's a pleasure again. So all the best to all of you. Thank you so much, sir. Thank you. Okay.